सब कुछ तब शुरू हुआ जब इस ब्रह्मांड के गॉड्स ने निर्णय लिया कि सभी ग्रह जहां बुद्धिमान प्राणी रहते हैं उन्हें मृत्यु तक लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। हारने वाले ग्रहों को तुरंत मिटा दिया जाएगा। हमारा मुख्य पात्र एमसी का नाम जिहान है। उसने एक गॉड की एसएसएस रैंक वाली मार्शल आर्ट्स स्किल प्राप्त की है, परंतु वह इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक नहीं कर पाया। बाकी ह्यूमंस बहुत कमजोर थे और ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाई हार गए। केवल हमारा एमसी बचा, परंतु अर्थ फिर भी हार गया और डिलीशन प्रक्रिया शुरू हुई। जब पूरा ग्रह गायब हो गया, केवल जिहान रह गया जिसकी स्किल ने डिलीशन का विरोध किया। इस यूनिक एबिलिटी ने गॉड्स का ध्यान खींचा और उन्होंने उसे अपनी स्किल की पूरी क्षमता अनलॉक करने का दूसरा मौका दिया। इसके अतिरिक्त उसे एक ब्रोकन सिस्टम प्राप्त हुआ जो उसे दूसरों की तुलना में कई गुना तेजी से लेवल अप करने की अनुमति देता है। उसे एक अचीवमेंट स्टोर तक पहुंच भी मिली जहां वह पॉइंट्स के साथ यूनिक आइटम्स खरीद सकता है और नई एबिलिटीज प्राप्त कर सकता है। जब जिहान चौंक कर जागा, पहली चीज जो उसने सुनी वह टेलीविजन स्क्रीन की सुनाई देती आवाजें थीं। वह सुस्ती से जागा और याद करने की कोशिश की कि सिस्टम से पढ़ी गई अंतिम चीज क्या थी। उसे लीग के प्रवेश युग में वापस भेज दिया जाएगा। उसने अपने आसपास की जांच करने के लिए कुछ समय लिया और तुरंत पहचान लिया कि वह कहां है। वह साउथ कोरिया के 2020 में अपने रहने वाली बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। कोई मॉन्स्टर्स सड़कों को नष्ट नहीं कर रहे थे, न ही जानलेवा गेम्स चल रही थीं, और बच्चे साइडवॉक पर सोर्ड किंग युन शॉन की नकल करते हुए खेल रहे थे। जिहान ने महसूस किया कि वह वास्तव में बिना किसी चेतावनी के शांति के समय में वापस टेलीपोर्ट हो गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने अपनी एबिलिटीज रीसेट हुई हैं या नहीं देखने के लिए अपना स्टेटस विंडो बुलाया। उसे लेवल 2 पर वापस भेज दिया गया था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह अब उस समय वापस आ गया है जब उसने पहली बार लीग में प्रवेश किया था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, परंतु यह उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। यदि वह अपने पिछले जीवन की जानकारी का उपयोग करता है तो भविष्य बदलने का मौका है, और उसे इसे बदलना ही होगा ताकि इस बार सबकी रक्षा कर सके। गेम के अंत के ज्ञान के साथ वह सुनिश्चित करेगा कि इस बार सब कुछ अलग हो। वर्ष 2020 में कोरिया की मजबूत स्थिति थी और उनके पास दुनिया के टॉप प्लेयर्स में ताकत के मामले में शीर्ष पर रहने वाला कोई था। 11 लोगों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और इनमें से एक तीसरे स्थान पर था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी डैजलिंग स्ट्रेंथ एक ही हमले में दर्जनों प्लेयर्स को हरा सकती थी। वह व्यक्ति सोर्ड किंग युन शॉन था, और वही कारण था कि कोरिया दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक के रूप में अडिग स्थान रखता था। वह कोरिया का गौरव और खजाना था, और बैटल में भाग लेने के लिए उसने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का खिताब अर्जित किया। इससे कोरिया नॉर्थ ईस्ट एशिया में उच्च रैंक बनाए रख सका, कम से कम तब तक जब तक जिहान का उस दिन संयोग से पुनर्जन्म नहीं हुआ। उस दिन युनसेजन ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि उसने अपना नाम बदलकर रायू हाई रखने और जापानीज नागरिकता लेने का फैसला किया है। यह जुलाई 2020 का एक सामान्य दिन होना चाहिए था, परंतु उस दिन कोरियन बैटलीट को अपने इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा। जिहान को उस व्यक्ति के चेहरे को देखने से हमेशा नफरत थी जिसने व्यावहारिक रूप से कोरिया को बर्बादी की ओर धकेल दिया। यून सेजिन के जाने के बाद कोरिया भारी अराजकता में डूब गया। वे बैटलीट में उच्च रैंक रखने से लगातार हार का सामना करने लगे और अंततः लीग के भीतर रैंकिंग में भयानक गति से गिरावट आई। लोगों ने अंधाधुंध उम्मीद की कि रैंकिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, और उन्होंने सोचा कि देश में अभी भी बहुत से होनहार युवा हैं जो कोरिया को कम से कम टॉप 20 में बनाए रख सकते हैं। उस तरह की हार की मानसिकता के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी बुरी तरह विफल हुए। युन सज्जीन की अनुपस्थिति की भरपाई करने के लिए कोई नहीं दिखा, और समय के साथ चीजें केवल बदतर होती गईं। यदि थोड़ा और समय होता तो चीजें अलग होतीं, परंतु बैटलीट बहुत क्रूर था। एक बार स्पेस लीग शुरू होने पर चीजें अधिक गंभीर हो गईं। शुरुआत में बैटलीट को एक गेम की तरह माना जाता था, परंतु स्पेस लीग ने इसे सर्वाइवल के लिए एक पूर्ण युद्ध में बदल दिया। यदि कोई गेम में अपनी जान गंवाता है तो वह वास्तविक जीवन में भी अपनी जान गंवा देता है। मॉन्स्टर्स भी निचली रैंक वाले देशों में दिखाई दिए और उन देशों में एक तरफा नरसंहार हुआ। युनजिन के जाने और कोरिया के निचली रैंक में आने के बाद अंततः यह नष्ट हो गया। जो बचे थे उन्होंने इकट्ठा होकर कहना शुरू किया
कि यदि सोर्ड किंग रुका होता तो कोरिया का अंत अलग होता। सोर्ड किंग कितना महत्वपूर्ण था और उस पर वह जीहान का ब्रदर इन लॉ था। अपना गुस्सा निकालने के लिए जीहान ने लिविंग रूम में लटकी युनसेन की फैमिली पिक्चर तोड़ दी। जीहान अभी भी सोचता है कि उसकी बहन ऐसे व्यक्ति से क्यों प्यार करेगी, और अगर वह अभी जीवित होती तो चीजें कितनी अलग होती। अब जब वह अतीत को याद कर चुका है तो वर्तमान में क्या करना है यह पता लगाने का समय है। यह अच्छा है कि वह अतीत में वापस आया, परंतु अब भी उसकी स्टैट्स बहुत दयनीय हैं। स्पेस लीग से पहले अपने युवावस्था में उसने अपना सारा खाली समय पैसा पीने और जुए में बर्बाद कर दिया। उस समय वह नहीं जानता था कि उसकी गिफ्ट कितनी इनक्रेडिबल थी। एक गिफ्ट एक स्पेशल टैलेंट होती है जो एक प्लेयर को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर दी जाती है। बहुत कम प्लेयर्स को गिफ्ट मिलती थी, और चूंकि जीहान दुर्भाग्य से सबसे निचली रैंक वाली गिफ्ट F रैंक प्राप्त हुई, उसने गेम्स में विनर की भविष्यवाणी करने की अपनी एबिलिटी का उपयोग जीविका के रूप में जुआ खेलने के लिए किया। उसे तब पता नहीं था कि उसकी स्किल अंततः कितनी वैल्यूएबल होगी, क्योंकि यह स्किल अवेकनिंग के बाद ही प्रकट होती है। इसके अलावा इस तथ्य से कोई बदलाव नहीं आता कि उसकी स्टैट्स भयानक हैं, और इस तरह की स्टैट्स लेवल 1 प्लेयर की होनी चाहिए। हालांकि नशे की हालत में उसने एक्सपीरियंस पोशन पी लिया, यह सोचकर कि यह अल्कोहल है, और इससे वह अजीब तरह से लेवल अप हो गया। हालांकि उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट्स भी हैं। इस तथ्य के अलावा कि वे यूजलेस हैं और किसी भी पैसे के लायक नहीं हैं, जीहोन को पूरा यकीन है कि उसने लीग में प्रवेश करने से पहले कुछ भी हासिल नहीं किया था। इसलिए यह अजीब है कि उसके पास ये सारे पॉइंट्स हैं। यह संभव है कि ये सभी परिवर्तन इसलिए हुए हैं क्योंकि वह पीछे लौटा है। अभी के लिए उसने अपना इन्वेंट्री चेक करने का फैसला किया, और वहां कुछ तुरंत उसकी नजर पकड़ता है। यह एक अचीवमेंट पॉइंट्स एक्सचेंज कूपन है जो फिर से चुनौती देने वाले अंतिम बचे व्यक्ति को स्पेशल बेनिफिट्स देता है। जाहिर है यह खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था, और यह एक रैंक X आइटम है, जिसका अर्थ है कि यह अविश्वसनीय रूप से यूजफुल और रेयर है। उसने इसे तुरंत इस्तेमाल किया, और सिस्टम ने उसके लिए एक अचीवमेंट स्टोर सक्रिय कर दी। स्टोर में उसके लिए एक्सक्लूसिव आइटम्स बिक्री के लिए हैं, और इसे एक निश्चित मात्रा में अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ अपग्रेड भी किया जा सकता है। यदि वह अपग्रेड करता है तो सबसे अधिक संभावना है कि उसे चुनने के लिए और अधिक विकल्प मिलेंगे, और उसे कुछ ऐसा खरीदने की जरूरत है जिसका वह तुरंत उपयोग कर सके। स्टोर में बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं, इसलिए वह हार मानकर इसे अपग्रेड करने की कोशिश करता है। लेवल 2 एक्सपेंशन कुछ खास यूजफुल नहीं देती, इसलिए वह इसे लेवल 3 पर अपग्रेड करता है, और एक बार फिर यह उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। केवल 50,000 पॉइंट्स बचे हैं। यदि वह स्टोर को लेवल 4 पर अपग्रेड करता है तो उसके पास केवल 10,000 पॉइंट्स बचेंगे। जितना अधिक वह स्टोर को अपग्रेड करता है, उसे फिर से अपग्रेड करना उतना ही महंगा होगा। इसलिए उसके पास केवल 2 विकल्प हैं। वह या तो उन सभी आइटम्स को खरीद सकता है जो उसके लिए अब भी उपलब्ध हैं, या अपने पॉइंट्स को दांव पर लगाकर लेवल 4 पर अपग्रेड कर सकता है। वह हमेशा से एक हार्डकोर गैम्बलर रहा है, इसलिए विकल्प स्पष्ट है। वह अपने स्टोर को अचीवमेंट लेवल 4 पर अपग्रेड करता है, और तुरंत उसके कार्यों का फल मिलता है। अगले लेवल पर अर्जेंट रेस्टोरेशन नामक एक आइटम अनलॉक होता है। यह उसे अन्य आइटम्स को फॉल्टी स्टेट से परफेक्ट स्टेट में रिपेयर करने की अनुमति देता है। इस तरह के गुड आउटकम्स ही कारण हैं कि वह जुआ बंद नहीं कर सकता। वह कैसे रुक सकता है जब वह बार बार जैकपॉट हिट करता रहता है? अब जब उसे यह गॉड टियर एबिलिटी मिल गई है तो उसकी क्षमताओं की असली परीक्षा का समय आ गया है। वह मैसिव पेंटहाउस के भीतर कहीं और एक रूम की ओर बढ़ता है, और एक स्पेशल एरिया तक पहुंच अनलॉक करने के लिए अपने थंब का उपयोग करता है। यह यून शॉन का प्लेइंग रूम है, और जीहान लगभग आश्चर्यचकित है कि सिस्टम अभी भी उसे फैमिली मेंबर के रूप में पहचानता है, भले ही रूम का असली मालिक अब आसपास नहीं है। इसके अलावा उसके पास इस तरह के फ्री गिफ्ट के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। वह बैटल लेट कनेक्टर का इन्वेंट्री खोलता है और ठीक वही पाता है जिसकी वह तलाश कर रहा था, डोंगफांग शूज स्पॉइल्ड ब्रश नामक एक आइटम। यह एक ए रैंक आइटम है जिसे इन्वेंट्री भी यूजलेस बताती है, परंतु अपने नए अर्जेंट रेस्टोरेशन टूल की थोड़ी सहायता से वह इसे रिपेयर करने और इसे वापस ठीक वैसा बनाने में सक्षम होता है जैसा वह चाहता था।
ए रैंक स्पॉइल्ड ब्रश एक एसएस रैंक आइटम बन जाता है जो मार्शल गॉड से एक लिंक रखता है। इससे पहले कि वह अपने हस्तकला की प्रशंसा कर पाता, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि गैंगनम ब्रॉन्ज लीग का ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा। उसे अरीना में बुलाए जाने से पहले केवल 10 सेकंड बचे हैं, इसलिए जिहान के पास समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। वह अपना स्टेटस विंडो बुलाता है और अपनी स्टैट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ब्रश का उपयोग करता है। कारण कि वह अपने पिछले प्लेथ्रू में दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंचने में सक्षम हुआ, एक एबिलिटी के कारण था जिसने अंततः उसे मार्शल सेंट कहलाया जाने की ओर ले गया। यह यूनिक स्टैट उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एचपी एट्रीब्यूट्स को एक में जोड़ती है और इसे मार्शल पावर कहा जाता है। ब्रश को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि यह स्पॉइल्ड था, परंतु इसकी बदौलत वह अंततः अपनी अवेकनिंग शुरू कर सकता है। वह काउंटडाउन समाप्त होते ही लिखना समाप्त करता है और उसे जबरन बैटलीट लीग में लॉग इन करके अरीना में बुलाया जाता है। इस ब्रॉन्ज लीग ट्यूटोरियल का मिशन सर्वाइवल है और प्लेयर्स को कॉलिसियम के मॉन्स्टर्स के खिलाफ 100 अन्य प्लेयर्स के साथ जीवित रहना है। जब आधे प्लेयर्स बच जाते हैं तो सर्वाइवल गेम समाप्त हो जाएगी और विनर्स का फैसला किया जाएगा। जैसे ही वह बुलाया जाता है, जिहान हर्डल अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और वह आभारी है कि किसी तरह उसने इसे कर दिखाया। उसने मार्शल पावर प्राप्त कर लिया और इसके लिए उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स पुरस्कार के रूप में मिले। यह नेमलेस डिवाइन आर्ट प्राप्त करने के उसके अंतिम लक्ष्य में पहला कदम है, परंतु केवल इस अपग्रेड से वह आसानी से ब्रॉन्ज लीग से गुजर सकता है। सिस्टम उसे यह भी चेतावनी देता है कि वह बिना कनेक्टर के बैटल लेट से जुड़ा है, इसलिए उसे गेम में 100% दर्द सहना पड़ेगा। जिहान को यह पहले से याद है। स्पेस लीग शुरू होने से पहले ट्यूटोरियल पीरियड के दौरान लोग कनेक्टर्स खरीदकर दर्द कम कर सकते थे। उसके ब्रदर इन लॉ यून्स जीन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक हाई एंड प्रोडक्ट था जिसने दर्द को 99% तक कम कर दिया। जिहान बाद में इसका अच्छा उपयोग करने की योजना बनाता है, परंतु अभी उसे इसके बिना मैनेज करना होगा। गेम में अचीवमेंट मेन्यू खुलता है और उसे पता चलता है कि उसके पास एक लिमिटेड क्वेस्ट है। उसे ट्यूटोरियल में नंबर 1 हासिल करना है और पुरस्कार के रूप में उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे। यह उसके पिछले जीवन में मौजूद नहीं था, परंतु इस क्वेस्ट को पूरा करना उसके लिए मार्शल पावर की मदद से आसान होगा। गेम अंततः शुरू होती है और नोटिफिकेशन दिए जाने के 1 सेकंड बाद भी नहीं, कोई उस पर पीछे से सोर्ड उठाकर झपटता है। सरप्राइज अटैकर लगता है कि वह एक न्यूबी को घेरने और आसानी से मारने के लिए जल्दबाजी कर रहा है, परंतु वह तब हैरान होता है जब जिहान केवल 2 उंगलियों से हमले को आसानी से रोक देता है। वह व्यक्ति अपनी सोर्ड वापस भी नहीं खींच पाता और जिहान उसकी ओर मुड़ता है। फिर वह उस व्यक्ति को पहली हत्या देने के लिए उदार होने का धन्यवाद देता है। यह गेम में सबसे एंजॉयबल कंटेंट है, लोगों को निर्दयतापूर्वक मारने की एबिलिटी। दुनिया में एक और चीज जो बैटलनेट के परिचय से पूरी तरह बदल गई, वह है गिल्ड्स का जोड़। गिल्ड्स लोगों के समूह हैं जो प्लेयर्स को ट्रेन और मैनेज करते हैं और दुनिया भर में हर कोई बैटलनेट में अविश्वसनीय रूप से रुचि रखता है। इस वजह से प्रत्येक देश ने प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए अपने रिसोर्सेज लगाए और प्रसिद्ध एंटरप्राइजेज ने भी प्लेयर्स के विकास में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया, जिससे साउथ कोरिया में बड़ी और छोटी गिल्ड्स स्थापित हो सकीं। इसके लिए धन्यवाद। कोरिया लीग की शुरुआत में ही मजबूत प्लेयर्स को ट्रेन करने में सक्षम रहा। गैंगडम ब्रॉन्ज लीग वह स्थान है जहां प्रत्येक गिल्ड के राइजिंग स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। इस विशेष गैंगडम लीग मैच में एक एस्पायरिंग प्लेयर को बाकी प्लेयर्स की तरह कॉलिसियम में बुलाया जाता है और वह घबराहट से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस पोटेंशियल कैनन फॉडर का नाम डू हुकू है और वह खुद को किसी से भी ज्यादा भाग्यशाली मानता है। आखिरकार वह डाइवर्जेंट गिल्ड के साथ है, जिसे डाइवर्जेंट ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है। यह फेमस गिल्ड कई राइजिंग स्टार्स होने के लिए जानी जाती है और साधारण युवक दो ही ने ए रैंक गिफ्ट एजिलिटी प्राप्त करने के बाद इस प्रभावशाली गिल्ड में शामिल होने में सक्षम हो गया। बहुत कम लोग ही ए रैंक गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए धन्यवाद। वह निश्चित है कि वह टॉप 50 में पहुंच सकता है। अब पहला कदम यह पता लगाना है कि उसका ओपोनेंट कौन होने वाला है। उसकी नजरें भीड़ को स्कैन करती हैं और वह केवल पावरफुल नाइट्स,
ब्रूटिश वॉरियर्स और स्केरी लुकिंग मॉन्स्टर्स देख सकता है। इतने सारे विकल्पों का सामना करते हुए दुहोकू ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करने और ऐसे मुड़ने का बहादुर निर्णय लिया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। आखिरकार सर्वाइवल के लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य प्लेयर्स उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वे उसके डर को सूंघ सकते हैं। यदि वह शुरुआत में ही मस्ती करने के लिए हटा दिया जाता है तो यह बिल्कुल एम्बैरेसिंग होगा। चारों ओर देखने पर अधिकांश प्लेयर्स प्रमुख गिल्ड से प्रतीत होते हैं और उनके पास अच्छा इक्विपमेंट है। यहां होना बिल्कुल भी ब्रॉन्ज लीग में होने जैसा नहीं लगता। हालांकि भीड़ के बीच वह किसी को ऐसा नोटिस करता है जो अन्य सभी राइजिंग स्टार्स से बाहर दिखता है। वह वाइफ बीटर टॉप, स्वेट पैंट्स पहने हुए है और उसके पास कोई जूते या इक्विपमेंट नहीं है। दुहोकू सोचता है कि क्या यह व्यक्ति ब्रॉन्ज लीग में भाग लेने की भी योजना बना रहा है या गलती से बुलाया गया है। वह निश्चित रूप से एक न्यूबी है जिसे गलती से बुलाया गया है, जिसका अर्थ यह भी है कि वह एक आसान मुफ्त किल है। वह खुद को तैयार करता है और स्ट्राइक करने की तैयारी करता है, साथ ही उस किस्मत की प्रशंसा करता है जो उसे शुरुआत में ही इतनी आसान किल देती है। जैसे ही सिस्टम सूचित करता है कि गेम शुरू हो गई है, ह्योकू समय बर्बाद नहीं करता और अनसस्पेक्टिंग न्यूबी पर फिनिशिंग ब्लो देने के लिए झपटता है। उसकी पूरी तरह से हैरानी के लिए न केवल न्यूबी ने उसके हमले को ब्लॉक किया बल्कि उसने इसे 2 उंगलियों से किया। यह समझ में नहीं आता कि कोई इतना बेमेल दिखने वाला व्यक्ति उसकी ए रैंक एजिलिटी एबिलिटी के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, जिहान उसे मुश्किल से किसी प्रयास के अलावा फेंक देता है, उसे पूरी तरह लाइट वेट की तरह एक तरफ टॉस कर देता है। जिहान उसका मजाक उड़ाता है कि वह एजिलिटी जैसी साधारण गिफ्ट के साथ ब्रॉन्ज लीग में भाग लेने आया है। इससे ह्योकू गुस्सा हो जाता है, जो स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी ए रैंक एबिलिटी को किसी बेगर की तरह दिखने वाले व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जा रहा है। शायद जिहान केवल इसलिए घमंडी है क्योंकि वह सिर्फ एक हमले को रोकने में कामयाब रहा। उस स्थिति में ह्योकू अपनी सबसे तेज गति को चार्ज करके उसे सबक सिखाने की योजना बनाता है। ऐसा लगता है कि प्लेयर जिहान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से आने की योजना बना रहा है और हमारा एमसी मजबूर होकर स्वीकार करता है कि पहले की उसकी गति भी हल्के में लेने वाली नहीं है। एचआईयू गर्दन के लिए सीधे जिहान की ओर चार्ज करता है, परंतु हमारा एमसी सफलतापूर्वक हमले से बचने में कामयाब होता है, जोड़ने से पहले नीचे झुककर। हालांकि रिलेंटलेस अटैक्स खत्म नहीं हुई हैं और हाई उसके साथ एक और हमला करता है और फिर एक और फिर एक और। उसके सभी हमलों को आसानी से बचा लिया जाता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जिहान का बेहतरीन समय चल रहा है। वह उच्च स्टैट्स के साथ लड़ने का आदी है, परंतु अब उसके दिमाग को लेवल 2 प्लेयर के शरीर में वापस आने के लिए समायोजित होना है। ह्योकू इतना तेज भी नहीं है। यह जिहान है जो धीमा है, जिसका अर्थ है कि यह लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने बनाई थी। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है, उसके महत्वाकांक्षी हमलावर का ट्रैजेक्टरी बहुत सरल और स्पष्ट है। ह्योकू एक और बड़े हमले के लिए आता है और जिहान इस बार बचना बंद कर देता है। वह अपने हमलावर के हाथ से वेपन बाहर निकाल देता है, जिससे सोर्ड हवा में उड़ जाती है। फिर इससे पहले कि ह्योकू समझ पाता कि अभी क्या हुआ, जिहान हवा में कूदता है, सोर्ड को पकड़ता है और फिर इसे अपने ओपोनेंट की गर्दन में भोंक देता है। आखिरकार लड़ाई को समाप्त कर देता है। हायू जमीन पर गिर जाता है और हार में उसका शरीर फीका पड़ने लगता है। वह वादा करता है कि अगली बार जब वह और जिहान एक दूसरे से मिलेंगे तो वह जीतेगा। इससे जिहान दुख की सांस लेता है और यह वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह दुनिया कितनी अच्छी है। मरने के बाद भी वह अपनी अगली लड़ाई के बारे में बात कर रहा है। सिस्टम पॉप अप होता है और उसे सूचित करता है कि उसने ट्यूटोरियल में पहली हत्या ली है और इसके लिए उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। दुर्भाग्य से सोर्ड गायब हो जाती है क्योंकि जिस प्लेयर का वह मालिक था वह मर गया। आरएमसी को सोर्ड की आवश्यकता नहीं है और अब जब उसे काफी अच्छी वार्म अप मिल गई है तो उसके लिए अगली लड़ाई की ओर बढ़ने का समय आ गया है। सबसे पहले इस मिशन में अच्छी पोजीशन पाने के लिए उसे 5 से अधिक किल्स सुरक्षित करने होंगे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कोई भी बैटल नेट में मॉन्स्टर्स का पीछा नहीं कर रहा है।
प्लेयर्स के अलावा मॉन्स्टर्स भी हैं, परंतु एक मॉन्स्टर किल केवल 0.1 प्लेयर किल के बराबर है, जिसका अर्थ है कि एक प्लेयर किल गिने जाने के लिए आपको 10 मॉन्स्टर्स मारने होंगे। इस वजह से अधिकांश लोगों ने पूरी तरह से मॉन्स्टर्स से परहेज किया, खासकर इस स्थिति में जब मॉन्स्टर्स ऑर्क्स जैसे मॉब्स हैं। उनका पीछा करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी, परंतु ऐसा लगता है कि सिस्टम बेवकूफ़ों को पसंद करता है, क्योंकि यह उसे कॉलिसियम में सभी 30 ऑर्क्स को मारने का एक नया क्वेस्ट देता है। मॉन्स्टर्स का शिकार निश्चित रूप से इनएफिशिएंट है, परंतु उसे पुरस्कार के रूप में 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो पहली किल प्राप्त करने के पुरस्कार से 5 गुना अधिक है। यदि ऐसा है तो ऑर्क्स का पीछा करने का कोई कारण नहीं है। ये बेसिक एनपीसी मॉन्स्टर्स एक रियल ऑर्क की तुलना में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि कोई चीज उसे रोक नहीं रही है, वह अनसस्पेक्टिंग मॉन्स्टर्स पर पूरी ताकत से टूट पड़ने का फैसला करता है। ऑर्क्स पहले तो विश्वास नहीं कर पाते कि कोई लगभग नंगा ह्यूमन उनकी ओर पूरी गति से दौड़ रहा है, परंतु वे जल्दी से रिकवर हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे करीब वाले 2 उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे काटने की उम्मीद में अपने एक्सीज उस पर फेंकते हैं, परंतु जिहान एक्सीज को आसानी से पकड़ने में सक्षम होता है और फिर इसे वापस उन पर फेंक देता है, जिससे एक ही हिट से कई ऑर्क्स मर जाते हैं। इससे बाकी लोग पागल हो जाते हैं, परंतु जिहान पहले से ही चल पड़ा है, उन सभी के पीछे से दौड़ता हुआ और उन सभी के बीच में प्रकट होता है। फिर दूसरी एक्स के एक स्विंग के साथ कई ऑर्क के सिर उड़ जाते हैं, परंतु हमारा एमसी अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक उसने केवल 5 ऑर्क्स मारे हैं और शेष 25 उसके कार्यों से प्रसन्न नहीं दिखते। वे अब उसे मारने के लिए और भी अधिक प्रेरित हैं, परंतु वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह उनके साथ तालमेल बिठाने से भी तेज चलता है और उसका लड़ाई का अनुभव यहां भारी रूप से दिखाई देता है। एक और ऑर्क एक स्पीयर के साथ झपटता है, जिहान को जल्दी से मारने के लिए दृढ़ है, परंतु उसका वेपन आसानी से पकड़ा और टूट जाता है, जिससे वह कंफ्यूज्ड और डेज्ड खड़ा रह जाता है, क्योंकि हमारा एमसी उसे एक्स से काटने के लिए आगे बढ़ता है, सिवाय इसके कि एक्स अप्रत्याशित रूप से टूट जाती है, क्योंकि वह ऑर्क पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे ऑर्क्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है और वे सोचते हैं कि अब जब उसका वेपन टूट गया है तो उससे निपटने में उन्हें आसानी होगी। सभी ऑर्क्स उस पर झपटते हैं और जिहान उन्हें इतने परसिस्टेंट होने का श्रेय देता है, परंतु चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वह उनके लिए बहुत अधिक है। वह अपने पैर से जमीन पर स्टॉम्प करता है और शॉक वेव अकेले ही जमीन को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे उसकी ओर भाग रहे सभी ऑर्क्स उड़ जाते हैं। फिर वह हवा में कूदता है और ऑर्क्स के हाथों से उड़े हुए वेपन्स को पकड़ लेता है और 1 सेकंड में वह भीड़ के बीच से होकर गुजरता है, जिससे और भी ऑर्क्स मारे जाते हैं। स्लॉटर जारी रहता है और अधिक ऑर्क्स गिरते रहते हैं जब तक कि केवल एक नहीं बचता। अंतिम ऑर्क हिलने के लिए बहुत जमा हुआ है, परंतु इस बिंदु पर वह अंततः महसूस करता है कि जिहान उनसे भी अधिक मॉन्स्टर है। जैसे ही वह यह महसूस करता है, जिहान उसे भी समाप्त कर देता है, क्वेस्ट को सफलतापूर्वक क्लियर करता है। सिस्टम उसे वादा किए गए 500 अचीवमेंट पॉइंट सौंपता है और वह लड़ाई से लेवल अप भी करता है। मिडम में लेवल अप करना असामान्य है, क्योंकि अनुभव की गणना आमतौर पर गेम के अंत में की जाती है, परंतु यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वह अभी भी लो लेवल पर है। हालांकि कोई भी कारण हो, जिहान शिकायत नहीं करता है और अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्टैट्स को लेवल अप करता है जब तक वह कर सकता है, और यदि एक स्टैट है जिसे वह सबसे अधिक प्राथमिकता देना चाहता है तो वह है मार्शल पावर। मार्शल पावर 3 स्टैट्स को एक साथ जोड़ती है, और भले ही अन्य लोग एक समय में उन स्टैट्स में से एक को अपग्रेड करते हों, मार्शल पावर में एकल लेवल न्यूनतम आपकी क्षमताओं को दोगुना कर सकता है। मार्शल पावर के प्रति जिहान के लिए स्पेशल होने का एक और कारण भी है, और वह यह है कि एक बार जब वह मार्शल पावर में लेवल 30 पर पहुंच जाता है तो उसे अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स प्राप्त करने का मौका मिलता है। यदि वह स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स प्राप्त करने होंगे। हालांकि स्टैट में एक फेटल फ्लॉ है, और वह यह तथ्य है कि मार्शल पावर बढ़ाना आसान नहीं है। सामान्यतः मार्शल पावर स्टैट बढ़ाने के लिए आपको बैटल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का असॉर्टमेंट प्राप्त करना होगा,
और पॉइंट्स केवल मैक्सिमम ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस बार किसी कारण से मार्शल पावर लेवल वास्तव में बढ़ता है। यह उसके लिए बहुत अच्छा है और जिहान को बिल्कुल यकीन नहीं है कि यह कैसे हुआ, परंतु यदि यह इस तरह बढ़ता रहा तो सबसे मजबूत बनने की उसकी उम्मीद वास्तव में संभव हो सकती है। उसके पास आसपास घूमने का समय नहीं है और यह अभी भी एक बैटलफील्ड है। जैसे ही वह अपनी स्टैट्स के माध्यम से देख रहा है, एक आर्चर उस पर एक एरो चलाता है जिसे वह आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता है और बचने में कामयाब होता है। आर्चर फैंसी लुकिंग इक्विपमेंट में एक वॉरियर के साथ जोड़ी बनाता है और वे दोनों स्पष्ट रूप से जिहान को नीचा दिखा रहे हैं। लड़की अपने साथी से कहती है कि वह चीजों को जल्दी रैप अप करे और उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल्स से पता चलता है कि वे सोचते हैं कि वे उसे बहुत आसानी से निपटा देंगे। एक लड़ाई में दो लोगों का टीम बनाना असामान्य नहीं है। यह सर्वाइवल गेम पीवीपी होने का इरादा है, परंतु कोई नियम नहीं है जो कहता है कि पार्टिसिपेंट्स एक साथ काम नहीं कर सकते। उनके कपड़ों पर लोगो यह भी दर्शाता है कि वे कोरिया की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक टर्टल गिल्ड में हैं। इस मैचअप में परेशानी दोनों की जोड़ी है। एक वॉरियर और एक आर्चर शॉर्ट और लॉन्ग रेंज्ड अटैकर्स का कॉम्बिनेशन है। तथ्य यह है कि वे एक ही टीम में हैं। इसका मतलब यह भी है कि यह जिहोन के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि केवल 60 सर्वाइवर्स बचे हैं और ट्यूटोरियल समाप्त होने वाला है। बहुत सारे लोग पहले ही मर चुके हैं और ट्यूटोरियल के समाप्त होने के साथ जिहोन को केवल पेयर के हमलों से बचना होगा और वह अंत तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। परंतु यदि वे दोनों विशेष रूप से उसे मारने आए हैं तो उसे उनके लिए एक ईजी टारगेट लगना चाहिए। जैसे ही जिहोन यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इन दोनों के साथ क्या करना है, वे खुद में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वॉरियर जिहोन को मारने से ठीक पहले नाइट को डिनर के लिए पूछता है। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले जिहान स्कोर बोर्ड चेक करता है और देखता है कि वह मुश्किल से 4 किल्स के साथ पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि यदि वह इन दोनों को मारने में कामयाब होता है तो यह उसकी रैंक की गारंटी देगा। शुरुआत करने के लिए वह पहले आर्चर के पीछे जाता है, जबकि वह अभी भी वॉरियर द्वारा हिट होने के बीच में है। अपनी मार्शल पावर स्टैट के साथ वर्तमान में लेवल 6 पर उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। वॉरियर इस बात से सदमे में है कि उसका साथी इतनी आसानी से मर गया, परंतु उसे यह समझने का मौका भी नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिहान उसके पीछे तक पहुंचता है और उसकी पीठ पर अपनी सोर्ड से वार करता है। वॉरियर के लिए सौभाग्य से उसकी मोटी बी रैंक आर्मर ने उसकी जान बचा ली और वह सोचता है कि जिहान ऐसे खराब वेपन से इसे भेद नहीं पाएगा, परंतु जिहान जारी रखता है। आर्मर में छेद करने के लिए सोर्ड का उपयोग करता है, लगातार हमलों से धीरे धीरे एक ही स्थान पर एक छेद बनाता है जब तक कि अंतर नाइट को बाहर निकालने के लिए काफी बड़ा नहीं हो जाता। सोल मेट्रोपॉलिटन सिटी गैंग नामू में डाइवर्जेंट गिल्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर एक अन्य स्थान पर ली हायन अपने बॉडीगार्ड द्वारा जिहान के साथ अपने मुठभेड़ के बारे में बताने के बाद अपनी हंसी रोकने की कोशिश भी नहीं करती। सुंदर लिम गैंग ने एक आदमी का नंबर मांगा और उसने मना कर दिया और उस पर उसने यह बहाना बनाया कि वह अपना नंबर याद नहीं करता। उसकी हंसी के कारण गायोंग स्वीकार करती है कि वह ली हायन जितनी सुंदर नहीं है, परंतु यह सच से बहुत दूर है। वह बस नहीं जानती कि वह वास्तव में कितनी पॉपुलर है। यहां तक कि जिन कुछ लोगों के पास वे गुजरे हैं वे भी यह टिप्पणी नहीं कर सकते कि वह कितनी कूल है। वे दोनों कंपनी लाउंज की ओर बढ़ते हैं और ली विशेष रूप से वहां आराम महसूस करती है। वे दोनों वहां जिहान की